अम्बेडकर का रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे, और दूसरी तरफ आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान पर हम आंच नहीं आने देंगे, संविधान को हम छूने नहीं देंगे। तो ये फैसला हमें करना है 20 तारीख को कि संविधान को बदलने वालों को रखना है या संविधान को बचाने वालों को रखना है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने की बात करती है, आपको 20 तारीख को चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके भारतीय जनता पार्टी को बदल करके यहां से भेज देना है और श्रीमती कृष्णा पटेल जी को भेज देना है। साथियों, मैं कम समय में एक बात और कहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि वोट ये वो तलवार है कि इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बात है। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। जब वो किसान भाइयों के बीच में जाते थे तो अक्सर एक बात कहते थे, अरे मेरे किसान भाइयों, आपकी अगर एक आंख खेत में हो तो आपकी दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है। खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला और कहीं नहीं होता है। ये वो लोग करते हैं जो आपकी वोट से चुन करके जाते हैं। इसीलिए वो अक्सर एक बात कहते थे कि मेरे किसान भाइयों, आपकी एक आंख खेत में हो तो दूसरी आंख आपकी विधानसभा और लोकसभा में हो। इन्हीं कुछ बातों के साथ साथियों, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की सुनने की जल्दी है। मैं भी आदरणीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहता हूं। पुनः आपसे एक बार अपील करते हुए कि 20 तारीख को जब आप वोट देने जाने जाएं तो हमारी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पटेल जी के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और देखिए भाई, ये मेरा जिला भी है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी मुझसे कह रहे थे कि ये आपका जिला है, यहां भारी बहुमत से कृष्णा पटेल जी को जीतना चाहिए। तो यहां आप सबकी ज्यादा जिम्मेदारी है, सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी को आप लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं जौनपुर से लड़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश दिया कि आप जौनपुर से लड़िए, तो पहले 20 तारीख को इनको जितवाइए, फिर जब 2-3 दिन का टाइम बचे तो मेरे पास जौनपुर भी आइए। जिसके पास टाइम हो, जिसके पास टाइम ना हो तो अपना यहीं लगे रहिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं जिनको आप सुनना चाहते हैं उनको बुलाऊं, पर इसके पहले इतनी तेज नारों से गूंज होनी चाहिए कि पूरे जनपद में जो है आवाज गूंजनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा देवी जी, साथ में हमारे मंच पर पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा जी, जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इसी जनपद के बहुत ही वरिष्ठ नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद जी, हमारी पार्टी के विधायक विशंबर सिंह यादव जी, पार्टी के विधायक अनिल प्रधान, जिला अध्यक्ष चित्रकूट समाजवादी पार्टी शिवशंकर यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष
लालू दुबे जी, हनुमान दास राजपूत जी, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल जी, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहीं किरण वर्मा जी, कुशल पटेल जी, ईशान सिंह बांदा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे और मंच पर बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो इस चुनावी जनसभा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां भीषण गर्मी में और तपती हुई दोपहरी में, जहां पंडाल में जो छाया है उसमें तो हमें आगे से लेकर के पीछे तक लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं पेड़ों के नीचे भी और कुछ हमारे साथी जो कर्मठ समाजवादी साथी हैं वो धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने अंगोछे से धूप बचा करके इस दोपहरी में खड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार बांदा, चित्रकूट और पूरे बुंदेलखंड से ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले उरई जालौन लोकसभा में वोट मांग करके आया हूं। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की रैली, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी थे, वो झांसी में कार्यक्रम किया। इस बार खासकर बुंदेलखंड के लोगों ने मन बना लिया है और इस बार तो ऐसा संदेश जाने वाला है बुंदेलखंड से कि एक भी सीट बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देगी। और बुंदेलखंड की जनता ने जितना धोखा पाया है, बुंदेलखंड की जनता के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को खंड खंड करने का काम करेंगे। मैं आज जब लखनऊ से चला हूं तो आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस बार ये देश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। और जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान के भक्षक बनकर के आए हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं।
लेकिन हमें भरोसा है इस गरीब जनता पर। जो लोग संविधान बदलने निकले हैं उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी, बुंदेलखंड के लोग करेंगे। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी, और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने हमारे किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया भी खरीदवा दी, और नैनो यूरिया खरीदवा करके इन्होंने कहा था कि किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। डीएपी तभी मिलती थी जब आप नैनो यूरिया खरीदते थे, लेकिन आज न नैनो यूरिया ने फसल की पैदावार बढ़ाई, न किसानों की खेती में सुधार लाए, न उनकी पैदावार बढ़ी। और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे भारत छोड़ करके, ये नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए बाहर से, विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए। लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे, जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि आज नौजवानों के सामने कोई नौकरी का रास्ता नहीं बचा, न रोजगार दे पा रही है,
और जब कभी भी परीक्षा हुई, जब कभी नौजवान अपनी तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तो उन नौजवानों की परीक्षा भी रद्द हो गई, पेपर लीक हो गए। ये हमारे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी परीक्षा के लिए, वो जानते होंगे एक दो परीक्षा नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं इस सरकार में रद्द हो गईं। 10 परीक्षाएं रद्द हुई। अभी हाल में पुलिस की भर्ती इन्होंने की थी, 2 दिन परीक्षा कराई और सरकार ने भरोसा दिलाया था कि ये परीक्षाएं इतनी सुरक्षित हैं, इतनी सुरक्षा और व्यवस्था बनाई है कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान 2 दिन परीक्षा दे करके घर लौटे, लाखों लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, नौजवानों ने जब परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें लगा कि अब उन्हें नौकरी मिल जाएगी, उनका भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक नहीं हुए, पेपर लीक कराए हैं सरकार ने। और पेपर लीक इसलिए कराए हैं क्योंकि इन्हें नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए। केवल नौकरी का सवाल नहीं, उसके साथ साथ आरक्षण का भी सवाल है। बीजेपी के लोग जानते हैं कि अगर सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो हमारे पीडीए परिवार के लोगों को आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया है। और पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की वजह से उत्तर प्रदेश के 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। 60 लाख बच्चे जो नौजवान परीक्षा देने गए थे, उनका पेपर रद्द हो गया। ऐसे 60 लाख बच्चे हैं उत्तर प्रदेश के। और अगर इन्हीं 60 लाख बच्चों का हम मां बाप को भी जोड़ दें एक परिवार के, तो 3 एक परिवार के लोग इस सरकार से नाराज हैं। और अगर 60 लाख का हिसाब जोड़ दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख हैं जो इनसे नाराज हैं। और 1 करोड़ 80 लाख लोगों जो नाराज हैं, उनका अगर 80 से भाग दे दें, 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया। बताओ बचेंगे कैसे ये लोग? बताओ, जिस पार्टी के एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो जाएं, वो लोकसभा में बचेंगे कैसे? और जिस पार्टी के लोगों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी हो, ये अग्निवीर में, ये आ गई अधूरी नौकरी अग्निवीर में, ये जानबूझ करके इन्होंने अग्निवीर नौकरियां, जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की तैयारी की है, और वो इसलिए की है, वो जानते थे कि फौज में हमें, अरे गांव गरीब किसान के परिवार के बेटे ही फौज में जाते हैं। और जब फौज में एक परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो उस परिवार का पूरा आर्थिक और सामाजिक स्तर बेहतर हो जाता है। हमारे फौज के जवान खड़े हैं, इन्होंने सेवा दी है फौज को। 30 साल की, 30 साल, 20 साल, 25 साल की सेवा दी इन्होंने फौज में। तब रिटायर होकर के आए, इन्हें सम्मान मिल रहा है। ये अग्निवीर वालों को कोई सम्मान नहीं मिलना है, सुविधा नहीं मिलनी है। और अगर अग्निवीर वाले शहीद भी हो जाएंगे सीमा पर,
तो उनको जो आखिरी समय पे सम्मान मिलता है ये सरकार वो भी सम्मान नहीं देने जा रही है। वो सम्मान, वो फैसला अगर किसी ने लिया था तो हमारे आपके नेताजी ने लिया था कि अगर सीमा पर कोई भी हमारा जवान शहीद हो जाएगा तो उसका अंतिम दर्शन के लिए पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में लाया जाएगा। लेकिन अगर अग्निवीर शहीद होगा तो उसे ये भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं, अपने तमाम फौजी भाइयों को कह के जा रहे हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है, अग्निवीर नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर वाली हमेशा खत्म हो जाएगी। मैं जब अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं, जब मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को देखता हूं तो मैं उनसे भी कहता हूं कि सावधान हो जाओ, बीजेपी की सरकार आ गई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, आपकी नौकरी वो 3 साल की कर देंगे। जब ये बात मैं कहता हूं तो हमारे प्रेस के साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है, तो मैं उन्हीं से कहता हूं कि बताओ किसी को पता था कि फौज की नौकरी आधी अधूरी हो जाएगी? फौज की नौकरी में अग्निवीर वाली व्यवस्था लागू हो जाएगी? कोई नहीं जानता था। क्या कोई जानता था कि हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे? क्या कोई जानता था कि हवाई जहाज बेच दिए जाएंगे? कोई जानता था कि रेलवे स्टेशन बेच दिए जाएंगे? कोई जानता था कि बैंकें हमारी डुबा दी जाएंगी? कोई जानता था कि हमारे सरकार की मोबाइल कंपनियों को बेच दिया जाएगा? कोई जानता था कि जो सरकारी नौकरी हैं क्लास 4, क्लास 3 सब आउटसोर्स हो जाएंगी? अगर कोई ये बात नहीं जानता था तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारी खाकी वर्दी पहनने वाले जवानों की भी नौकरी ये 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान रहिए। इधर महंगाई जाने कहां पहुंचा दी बीजेपी की सरकार ने। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? आपका हर जरूरत का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपकी खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये जो खाद की बोरी की चोरी है, ये बीजेपी के लोग ये जो पार्ले जी बिस्किट पैकेट है उससे सीख के आए हैं। ये जो बोरी की चोरी है ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। पुराने लोग जानते होंगे कि पहले जो पार्ले जी बिस्किट पैकेट मिलता था वो इतना बड़ा मिलता था, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा अपना कम नहीं किया, मुनाफा कमाते रहे, तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं हो गया? आज बताओ कितने बिस्किट का पैकेट है? इसलिए हम आपको सावधान करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग महंगाई बढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पार्ले जी बिस्किट का पैकेट भी हमारा एक बिस्किट वाला बन जाएगा। बताओ मोटरसाइकिल से आए होंगे नौजवान दूर दूर से चल करके। 10 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी मोटरसाइकिल की बताओ? और आज मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? बताओ महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बना दी? पहले जो
बुखार की गोली होती थी पैरासीटामोल, हमारे साथियों ने बाजार से ली होगी। पहले बुखार पैरासीटामोल के, कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं। वहीं रहिए, वहीं खड़े हो जाइए, वहीं खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां बुला देना, यहां खड़ा कर लो, यहां खड़ा कर लो, यहां खड़ा कर लो। अरे पुलिस के भाई लोग भी अपनी मदद करेंगे, वो जानते हैं सरकार जाने वाली है। और याद रखना, एक वोट से 2 सरकारें जाएंगी, एक वोट से 2 सरकारें जाएंगी। बताओ, जहां मैं कह रहा था, जब आप बाजार से, रोक लो उसको, रोको 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 रोको, लेके आओ उसको, लेके आई उसको, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। पहले याद होगा आपको, पैरासीटामोल की गोली, पहले पैरासीटामोल की गोली आपकी 500 ग्राम में ही बुखार ठीक कर देती थी। बताओ, आज आपको 650 mg की डोलो की लेनी पड़ रही कि कहीं लेनी पड़ रही है, और उससे भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। ये जो इन्होंने वैक्सीन में घोटाला किया, हमारे साथियों को याद होगा, बीजेपी वाले कह रहे थे वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन लगाओ। बहुत सारे लोग नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अधिकारी कर्मचारी से लेकर के किसी को नहीं छोड़ा, सबके वैक्सीन लगवा दिया। और आज वैक्सीन वाली कंपनी कह रही है कि जो वैक्सीन लगी है, हम इस वैक्सीन को वापस ले लेंगे। बताओ, हमें कोई बता दे, जो शरीर में वैक्सीन चली गई उसको वापस कैसे निकालेंगे? बताओ, निकाल सकते हैं क्या वापस? और सुनने में आया है कि जो वैक्सीन लगी है, बिना चेकिंग के जिन्होंने वैक्सीन लगवा दी, उससे कई लोगों को जान का खतरा पैदा हो गया है, जान का खतरा। एक तरफ